गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं शिव कुमार आपका ऑनलाइन शिक्षण अध्ययन में स्वागत करता हूं। आपका विषय है बही खाता एवं लेखा शास्त्र। पिछले वीडियो में हमने लेखा शास्त्र कोई पुस्तपालन की प्रणालियों के बारे में पढ़ा था। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है हमारा लेखा शास्त्र के सिद्धांत। लेखा शास्त्र का सिद्धांत क्या है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। लेखा शास्त्र के सिद्धांत के बारे में क्या है कि लेखा शास्त्र के सिद्धांत वे विचार जो क्रमबद्ध तरीके से कार्य करता है, सिद्धांत कहलाता है। वे विचार जो क्रमबद्ध तरीके से कार्य करता है सिद्धांत कहलाता है। दूसरे शब्दों में पुस्तपालन के वे नियम एवं परंपराएं जिनका लेखा करते समय प्रयोग किया जाता है, वे नियम एवं परंपराएं लेखा शास्त्र के लेखांकन के सिद्धांत कहलाते हैं। इनमें आएंगे उसके आगे लेखा शास्त्र के सिद्धांत के प्रकार। लेखा शास्त्र के सिद्धांतों के प्रकार में आएंगे तो सबसे पहला है आपका रूढ़िवादिता का सिद्धांत। रूढ़िवादिता का सिद्धांत क्या होगा? इस सिद्धांत का अभिप्राय यह है कि जो संस्था में संपत्तियां होंगी, जो विनियोग होंगे, जो स्टॉक होंगे, उनको लागत मूल्य पर ही दिखाया जाता है। यदि बाजार मूल्य में उसका मूल्य कम होता है या अधिक होता है तो उसकी जो हानियां होती हैं उन हानियों को वहन किया जाता है। जैसे मान लेते हैं इसमें आपका स्टॉक आपका लागत मूल्य में है 50,000 रुपये, विनियोग है आपका 90,000 रुपये, और जो संपत्तियां हैं मान लेते हैं भवन 5 लाख रुपए का है, तो उसका जो लेखा किया जाएगा, पुस्तकों में लेखांकन करेंगे, वित्तीय खातों में उसका लेखा करेंगे तो उसके लागत मूल्य पर ही किया जाता है। उसको क्रय करने या विक्रय करने पर जो हानि होती है उन हानियों की पूर्ति की जाती है। यह रूढ़ि होता है, इसलिए इसे रूढ़िवादिता का सिद्धांत कहते हैं। अगला है आपका अस्थायित्व का सिद्धांत। दूसरा अस्थायित्व सिद्धांत में क्या आएंगे? इसका अभिप्राय अस्थायित्व से लगाया जाता है। अस्थायित्व से आशय क्या होगा कि संस्था द्वारा किसी भी संपत्ति के मूल्य पर ह्रास की जो दर लगाती है उसे प्रत्येक वर्ष उसी दर को लगाया जाता है। जैसे मान लेते हैं ये आपका अस्थायित्व के क्रम में मशीनरी है आपका 3 लाख रुपए कोई मशीनरी है, तो इस पर ह्रास प्रतिवर्ष लगाया जा रहा है 10% अस्थायी किस्त पद्धति से। अस्थायी किस्त पद्धति से ह्रास लगाया जा रहा है, तो इसमें प्रत्येक वर्ष जब तक संस्था चलेगी तब तक ह्रास की दर को अस्थायी किस्त पद्धति के आधार पर ही लगाया जाना चाहिए।
कहने का आशय क्या होगा कि जो इस पर ह्रास एक बार लगेगा, जो कमी होगी उतनी ही राशि की कमी प्रत्येक वर्ष की जानी चाहिए। जैसे मान लेते हैं इस पर ह्रास कैसे लगाएंगे, 10% है तो 3 लाख का आप निकालेंगे 10%, 10/100, 30,000 रुपए, 30,000 रुपए, 30,000 रुपए प्रति वर्ष संपत्ति के मूल्य में ह्रास लगाना चाहिए। इसमें कोई भी ह्रास की दर में परिवर्तन नहीं होना चाहिए कि ह्रास की दर को कर दिया जाए क्रमागत पद्धति, क्रमागत पद्धति, क्रमागत पद्धति नहीं लगाई जा सकती है। जो पद्धति एक बार अपनाया जाएगा उसी पद्धति को संस्था जब तक चलेगी तब तक उस संपत्ति पर वही ह्रास लगाया जाना चाहिए। फिर आगे आएंगे स्पष्टीकरण का सिद्धांत। तीसरा है आपका स्पष्टीकरण का सिद्धांत। स्पष्टीकरण के सिद्धांत में क्या होगा, इसका अभिप्राय यह है कि व्यवसायिक संबंधी जो समस्त सूचनाएं हैं, समस्त सूचनाओं का वित्तीय पुस्तकों में उसका लेखा होना ही स्पष्टीकरण का सिद्धांत कहलाता है। वे सभी लेखा स्पष्ट रूप से किया जाना चाहिए कि इसमें कितने क्रय किए गए, कितने विक्रय किए गए, कितना माल बचा है, कितना लाभ हुआ है, कितनी हानि हुई है, कितनी संपत्तियां हैं, कितने दायित्व हैं संस्था के, इन सब का लेखा वित्तीय पुस्तक में होना चाहिए। इससे हमारा वित्तीय लेखे स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किए जा सकते हैं। अगला है आपका मुद्रा मूल्यांकन का सिद्धांत। मुद्रा मूल्यांकन के सिद्धांत से क्या अभिप्राय है, इस सिद्धांत में से आशय क्या होगा कि जिन लेन देनों या घटनाओं को मौद्रिक रूप में लिख सकते हैं केवल उन्हीं का लेखा इसके अंतर्गत किया जाता है। जिन घटनाओं एवं लेन देनों को मौद्रिक रूप में नहीं लिखा जा सकता उनका लेखा पुस्तपालन लेखा कर्म के अंतर्गत नहीं किया जाता है। जैसे कह दिया जाए कि संस्था को ए व्यापारी जो ए प्रबंधक है, मान लेते हैं ए जो है किसी संस्था का, ए जो है किसी संस्था का प्रबंधक है और इसके पहले जो प्रबंधक थे उस संस्था के बी प्रबंधक थे। जब बी प्रबंधक थे तो संस्था को हानि हुई, मान लेते हैं हानि हुई थी, और जब ए प्रबंधक हुआ तो उसके गुणों एवं योग्यता के आधार पर उसने अपनी योग्यता के आधार पर प्रबंधकीय कार्यों को सुचारू रूप से संचालित किया, जिससे संस्था को मान लेते हैं जब ए प्रबंधक हुआ तो लाभ हो गया। जब लाभ हुआ तो जितनी राशि का लाभ हुआ उसका लेखा तो किया जाएगा, परंतु प्रबंधक का जो गुण होगा, जो योग्यता होगी, उसका लेखा वित्तीय पुस्तकों में नहीं किया जाता है कि उसके गुण के आधार पर या उसकी योग्यता के आधार पर संस्था को इतना लाभ हुआ, उसका लेखा नहीं किया जाता। ये हमारा हुआ मुद्रा मूल्यांकन का सिद्धांत। अगला है आपका पूंजीगत व आयगत व्यवहारों का सिद्धांत। इसका अभिप्राय क्या होगा कि पूंजीगत व आयगत व्यवहारों का लेखा, पूंजीगत एवं आयगत व्यवहारों का लेखा स्पष्ट रूप से किया जाना चाहिए कि मदें पूंजीगत हैं अथवा आयगत। पूंजीगत मदों तथा आयगत मदों का स्पष्ट रूप से उल्लेख होने पर व्यापार की आर्थिक स्थिति का स्पष्ट चित्र प्रस्तुत होता है। यदि पूंजीगत एवं आयगत व्ययों में भेद नहीं किया गया तो उचित रूप से उसका उचित प्रमाण, सही प्रमाण प्रदर्शित नहीं होगा। जो व्यय पूंजीगत हैं उनको पूंजीगत मदों के आधार पर लेखा किया जाना चाहिए। जो मदें आयगत हैं, आयगत मतलब क्या होगा कि प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक माह या प्रत्येक दिन जो आय प्राप्त होगी या जो व्यय किया जाएगा वो आयगत व्यय या आयगत आय कहलाएगा। ऐसी
व्यय एवं आय जो किसी संपत्ति अस्थायी संपत्तियों की विक्रय पर प्राप्त होगी वो हमारा पूंजीगत व्यय कहलाएगा या पूंजीगत आय कहलाएगी। अगला है आय तथा लाभ निर्धारण का सिद्धांत। इसमें आय तथा लाभ निर्धारण के सिद्धांत में संस्था के द्वारा बेची गई माल की राशि जो प्राप्त होती है जब तक प्राप्त नहीं होगी तब तक आय नहीं कही जाएगी। उसी आधार पर जब संस्था को लाभ होगा, संपत्ति का विक्रय पर लाभ होगा, जो राशि विक्रय मूल्य एवं लागत मूल्य का अंतर होगा, राशि प्राप्त होने के पश्चात ही उसे लाभ माना जाएगा। बस आज के वीडियो में बस इतना ही। लेखा शास्त्र के सिद्धांत के बारे में हमने आज पढ़ा। धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।